हे गाइस, वेलकम इन सनबीम्स एजुकेशन टाइम एंड आई एम श्रद्धा सिंह। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है वो मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके रिक्वेस्ट की थी पब्लिश करने को, अपलोड करने को वीडियो। देन मैं उसके लिए स्पेशली डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो टॉपिक है वो लेकर आई हूँ। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में मैं बता दूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। बेस जैसा डीएनए नाम से पता चल रहा है तो, और फिंगरप्रिंटिंग नाम से भी पता चल रहा होगा, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है जिसे नहीं भी पता है कि ये ज़रूर डीएनए मैच करने का प्रोसेस है। और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादातर आपके या तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स का डीएनए मैच करने में यूज़ होता है, अपने एक्चुअल पेरेंट्स को ढूंढने में, या फिर सबसे ज़्यादा फॉरेंसिक में यूज़ होता है क्रिमिनल्स को, जो भी आपके सस्पेक्ट्स हैं उन्हें ढूंढने में, या फिर आपके रेप केस के विक्टिम्स हैं उनको ढूंढने में, जो भी सस्पेक्ट्स होते हैं। तो जितने भी क्राइम्स हैं या फिर ज़्यादातर इंश्योरेंस क्लेम करने में, सपोज दैट कोई एक्सीडेंटल केस है एंड उसका क्लेम, इंश्योरेंस का क्लेम आ रहा है, देन उसका डीएनए सर्च करने में, तो इन सब तरीके की चीज़ों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस का यूज़ होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि वीडियो को जितना हो सके आप अंत तक, एकदम एंड तक देखें, ताकि आपका बेस एकदम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एंड अगर आपको ये टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ जितना हो सके आप इसे लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सनबीम्स एजुकेशन टाइम अगर अब तक आपने नहीं किया है, ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो भी हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड सपोर्ट मी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप जैसा देख सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसे 3 नामों से जाना जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेन, एंड सेकंड इज डीएनए प्रोफाइलिंग, एंड थर्ड इज डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस। तो ये 3 नाम हैं जिससे जाना जाता है इसको। एंड डीएनए क्या है, सबसे पहली बात तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है ये आप जान लीजिए। हर एक इंसान, ईच इंडिविजुअल्स हैव अ यूनिक मेकअप ऑफ जीन्स विच इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हर एक इंसान अपना एक अलग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग डीएनए रखता है, जिससे कि हर इंसान अलग अलग होते हैं। सपोज दैट मेरी अगर एक फैमिली की भी बात करते हैं तो हर फैमिली में हर एक पर्सन एक दूसरे से अलग होता है। जो भी डीएनए है सबके वो अलग होते हैं, बस वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मैच करते हैं। बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो हर एक इंसान का अलग होता है। एक ही फैमिली में वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से कोई रिलेशन नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो हर एक इंसान का, चाहे वो एक परिवार का ही क्यों ना हो, सबके अपने अपने अलग होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, मतलब ये कैसे, क्या चीज़ लेकर के सर्च करते हैं, तो फर्स्ट ये आता है, मेन वो होता है क्रोमोसोम पर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या, जो एकदम बेसिक यूनिट होती है हमारे जो भी जीन्स वगैरह पूरी डीएनए की, वो क्या होती है, जीन। तो जो जीन होती है उसको सपोज दैट हम अगर सिंपलाइज्ड कर रहे हैं तो इससे सिंबल कर रहे हैं, तो जीन सबसे मेन बेसिक यूनिट होती है। देन जीन से बनता क्या है आपका डीएनए, जीन से फॉर्म होगा डीएनए, डीएनए से क्या होगा न्यूक्लियोसोम, एंड न्यूक्लियोसोम से क्या सेलोनॉइड फाइबर, देन क्रोमेटिड, एंड 2 क्रोमेटिड्स को मिलाकर बनता है क्रोमोसोम, यानी जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है, मेल एंड फीमेल को डिनोट करता है वो। तो सब क्रोमोसोम अगर वहाँ से देखें, यहाँ से देखें, सबसे पहले जीन से बना डीएनए, डीएनए से न्यूक्लियोसोम, देन सेलोनाइड फाइबर, देन क्रोमेटिड, एंड 2 क्रोमेटिड्स को मिला के बना क्रोमोसोम। एंड इन सब में जो क्रोमोसोम में एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आता है, तो उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही लेके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पूरी टेक्निक को डन किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। देन अब आप कहेंगे न्यूक्लियोटाइड जो है वो सीक्वेंस वो है क्या, तो चलिए अब बताते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है।
तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिवीजन डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं या तो नहीं जानते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए, व्हाट इज मिनी सैटेलाइट एंड व्हाट इज माइक्रो सैटेलाइट में। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट हम डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से शुरू करते हैं। तो डीएनए को हम डिवाइड करते हैं दो डिविजन्स में, बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे। तो डेंसिटी के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं डीएनए को, बल्क डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। तो ये जो बल्क डीएनए है वो है हमारा कोडिंग डीएनए, जो कि हमारी जेनेटिक्स मटेरियल से मिलकर के बनता है। तो वो कोडिंग डीएनए जो है हमारा बल्क डीएनए पूरे डीएनए का 99.9% होता है। एंड इस डीएनए में यानी बल्क डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है सारे के सारे सेम होते हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, जब आप डीएनए के मॉडल देखेंगे डीएनए का, तो जो डीएनए के स्टैंडर्ड होते हैं यानी डबल हेलिक्स बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो उसका जो सिंगल स्टैंडर्ड देखेंगे उसमें जो वो बेस पेयर से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो वो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो इसमें सेम होता है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो सारा बिलोंग करता है इससे यानी सैटेलाइट डीएनए से। तो सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो हमारा नॉन कोडिंग डीएनए होता है एंड पूरे डीएनए का सिर्फ 0.1% होता है, यानी किसी काम का नहीं होता है। बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यही सबसे काम का होता है। तो यहाँ पे जो 0.1% नॉन कोडिंग डीएनए दैट्स मीन सैटेलाइट डीएनए है, यहाँ पे इसको बोलते हैं दिस इज रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। रिपीटेटिव सीक्वेंस में ऐसा सीक्वेंस जो बार बार रिपीट होता है। जैसे अगर हमारी जनरल लाइफ में देखें, डेली रूटीन में देखें, तो हम डे बाय डे एक ही रूटीन ज़्यादातर फॉलो करते जाते हैं। मॉर्निंग में उठना, खाना, फिर अपना डेली रूटीन का वर्क, देन नेक्स्ट डे भी हम वही परफॉर्म करते हैं। वही चीज़ सेम ये है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक सीक्वेंस के बाद दूसरा सीक्वेंस, देन जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड के वो रिपीट करते जाते हैं, नया नहीं ज़्यादातर फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसमें इसको भी हम सैटेलाइट डीएनए को भी हम डिवाइड करते हैं टू डिविजन्स में। किसके बेसिस पे, रेपिटेशन या कॉपी नंबर या लेंथ के बेसिस पे। यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का जो रेपिटेशन है या जो कॉपी नंबर है, लाइक ये अभी परफॉर्म हो रहा है, देन थोड़े टाइम बाद सेम चीज अगेन परफॉर्म होगा, उसी को बोलते हैं कॉपी नंबर। एंड या फिर लेंथ की जो आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है कि उसकी लेंथ क्या है। तो इसके बेसिस पे हम दो सैटेलाइट डीएनए को अगेन फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू टू डिविजन्स। फर्स्ट इज मिनी सैटेलाइट, सेकेंड इज माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट को हम बोलते हैं VNTRs। VNTRs आप लोगों ने नाम सुना होगा कि VNTR ही वो चीज है जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। जो सारा डीएनए है उसमें VNTR ही वो है जिसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को यूज करते हैं। तो VNTR जो है ये हमारा यूनिक आइडेंटिटी है, यानी जो हर इंसान का VNTR जो है वो हमेशा अलग अलग होता है, या अलग कॉपी नंबर्स में होगा या अलग लेंथ में होगा, बट हमेशा सबका अलग अलग होता है। दैट्स व्हाई बोलते हैं VNTR इज आवर यूनिक आइडेंटिटी। एंड VNTR को हम स्टैंड करते हैं फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। VNTR को बोलते हैं फुल फॉर्म में वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये है मिनी सैटेलाइट। नेक्स्ट है माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट को भी हम बोलते हैं STR। एंड अगर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बेस पेयर की बात करें तो 8 से लेके 60 यानी 8 to 60 बेस पेयर्स जहां आते हैं उसको काउंट करके हम बोलते हैं STR या माइक्रो सैटेलाइट वो होता है। एंड STR को हम बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। मिनी सैटेलाइट या VNTRs 20 to 100 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के, वो उसमें हम VNTRs को काउंट करते हैं।
एंड ये जो VNTR है, इस VNTR को फर्स्ट टाइम स्टडी किया था A. वायमैन एंड R. वाइट ने इन 1980 में। A. वायमैन एंड R. वाइट ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था VNTR फॉर्म को। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है जो डिफरेंट होता है। एंड ये जो न्यूक्लियोटाइड, अभी एक अगर सिंपल अंतर पूछ ले, सिंपल डिफरेंस पूछ लें कि बल्क डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए, जो कि मेन डिफरेंस है आपका कि 99.9 कोडिंग डीएनए है एंड ये 0.1 नॉन कोडिंग डीएनए है। इसके अलावा अगर पूछें देन आप बोल सकते हैं बल्क डीएनए में जितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आते हैं वो सारे सेम होते हैं एंड जस्ट अपोजिट सैटेलाइट और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस डिफरेंट। तो ये हो गया सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। मिनी सैटेलाइट इज VNTRs एंड ये VNTR ही है जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं एंड जानते हैं VNTR के बारे में। बट उससे पहले एक मेन पॉइंट जो ज्यादातर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पुटअप होता है, नीट में भी होता है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे बोलते हैं? तो फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नोन एज एलेक जेफरी। एलेक जेफरी हैं जिन्होंने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोज के निकाला था, पूरा ये कॉन्सेप्ट दिया था। एंड ये एक ब्रिटिश जेनेटिक साइंटिस्ट हैं एंड एलेक जेफरी 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। दैट्स वाई इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हु इज एलेक जेफरी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्निक होती है वो टोटल 7 स्टेप्स में बनती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप है डीएनए आइसोलेशन। एंड डीएनए आइसोलेशन क्या है? मतलब कलेक्ट करना। सपोज दैट कि कोई एक पुलिस को पता चलता है कि कहीं एक मर्डर हो गया है, देन पुलिस भागते हुए पहुंचती है क्राइम स्पॉट पे। तो अक्सर आपने देखा होगा जो क्राइम स्पॉट होता है स्पेशली मर्डर वाले या रेप वाले, तो जो मर्डर वाला होता है वो बॉडी के आसपास आप देखते हैं वाइट चौक से या वाइट स्केच से बना होता है। बॉडी की थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक बॉडी का पूरा आउटलाइन बना होता है। वो इसलिए बनाया जाता है बिकॉज वहाँ पे जब भी मर्डर होता है क्राइम स्पॉट पे, देन वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ डीएनए सैंपल होता है अलग अलग फॉर्म में। देन पुलिस वही खोज के वही डीएनए सैंपल्स वहाँ से कलेक्ट करती है। अब वो डीएनए सैंपल्स क्या क्या हो सकते हैं? वो डीएनए सैंपल्स बाल हो सकते हैं, हेयर, क्रिमिनल के या सस्पेक्ट के या किसी के भी, हेयर, नेल्स, ब्लड। ब्लड क्यों कलेक्ट करती है? ब्लड में जो डीएनए सैंपल निकाला जाता है वो निकाला जाता है WBCs से। हमेशा RBCs का यूज नहीं होता है, WBCs का होता है बिकॉज WBCs हैव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस में ही डीएनए पाया जाता है। तो इसलिए ब्लड कलेक्ट करती है, सेल, बॉडी सेल या टिश्यूज कलेक्ट करती है। एंड अगर रेप केस है देन सीमेन कलेक्ट करती है बिकॉज सीमेन से स्पर्म एंड स्पर्म से डीएनए फिर निकाला जा सकता है। तो डीएनए आइसोलेशन फर्स्ट स्टेप इज कलेक्ट डीएनए सैंपल फ्रॉम क्राइम स्पॉट। सेकेंड स्टेप क्या होता है ये देखिए यहाँ पे, जब डीएनए सैंपल, सपोज दैट ब्लड सैंपल मिला एंड ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर लिया गया, आइसोलेट किया गया, देन ब्लड सैंपल से फर्स्ट डीएनए सैंपल को निकाला जाता है, यहाँ से अलग किया जाता है डीएनए सैंपल को। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो ब्लड मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत मिलेगा, तो जब वो थोड़ा बहुत ब्लड से थोड़ा बहुत डीएनए सैंपल होगा, ज़्यादा डीएनए सैंपल नहीं कलेक्ट हो पाते हैं, सपोज दैट डीएनए प्रिंटिंग के लिए कम है क्वांटिटी डीएनए की, देन उसको सेकेंड प्रोसेस किया जाता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। यानी डीएनए की जो सैंपल मिली है उसको, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। देन डीएनए एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है? डीएनए सैंपल ऑब्टेन्ड इज
एम्प्लीफाइड, बढ़ाया जाता है इन विट्रो लैब बाय यूजिंग पीसीआर टेक्नोलॉजी. पीसीआर टेक्नोलॉजी मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक का यूज करके जो डीएनए सैंपल ऑब्टेन हुआ है, मिला है, उसे एम्प्लीफाइड किया जाता है, यानी बढ़ाया जाता है. देन मल्टीपल कॉपीज आर जनरेट इन शॉर्ट टाइम. देन उन डीएनए सैंपल्स की मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो जाती हैं बहुत ही कम टाइम में. तो ये है सेकेंड स्टेप, डीएनए एम्प्लीफिकेशन. नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज डीएनए फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन से समझ में आ रहा होगा, फ्रेगमेंट, छोटे छोटे पोर्शंस में कट करना. डीएनए फ्रेगमेंटेशन. देन डीएनए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो हमने ब्लड सैंपल से, क्राइम स्पॉट वाले ब्लड सैंपल से डीएनए सैंपल निकाला है, अलग किया है, एंड उसको फिर एम्प्लीफाइड करके बढ़ाया है. देन उस डीएनए सैंपल को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट. अब सारा का सारा डीएनए सैंपल तो उठा के हम चेक नहीं करेंगे फिंगरप्रिंटिंग में, तो उसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करना पड़ता है. एंड ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में हम डीएनए सैंपल को कट करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, वो हम करते हैं एक एंजाइम के थ्रू, और उस एंजाइम को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. डीएनए सैंपल इज कट एट स्पेसिफिक लेंथ एट स्पेसिफिक साइट. कहीं से भी नहीं कट कर दिया जाएगा, एक उसका स्पेसिफिक लेंथ होता है, कितने लेंथ में हमें कट करना है, एंड स्पेसिफिक साइट, इस साइट पे हमें कट करना है. देन DNA sample is cut at a specific length at a specific site by using RE enzyme, that's mean restriction endonuclease enzyme. Then double standard DNA is broken in many fragments and DNA will be different lengths. तो हर डीएनए का डिफरेंट अपना लेंथ होता है, और थोड़ी देर में फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के बाद डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, और सबका अपना अपना अलग अलग डिफरेंट लेंथ होता है. तो यहाँ पे ये देखिए, छोटा सा मैंने ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की है कि ये डीएनए सैंपल है, इसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू कट कर दिया एक स्पेसिफिक साइट पर. देन हमें छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं अलग अलग लेंथ के, वो मिल गए. नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ प्रोसेस की तरफ. देन अब हम देखते हैं हमारा स्टेप 4 एंड स्टेप 5. एंड ये स्टेप 4 एंड स्टेप 5 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में. स्टेप 4 है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब जेल तो एक जेल है, आगे बताते हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स करंट, फोरेसिस मीन्स मूवमेंट. तो जो करंट की वजह से मूवमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होता है, आप पिक्चर देख लीजिए, इस तरीके का होता है. इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, एंड इस बॉक्स में एक प्लेट होती है बीच में. उस प्लेट पे एक जेल होता है जिसे हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एगारोस जेल. एंड साइड में हम टेप्स डालते हैं, एंड उसके बाद हम उस पे एक आई थिंक एवरेज 122 के बराबर 122 वोल्ट का करंट हम पास करते हैं. उसमें क्या होता है, हम जब जो जेल डालते हैं, एंड वो जेल जो है फ्रीज हो जाता है, एंड उसके बाद हम उसमें बफर्स डालते हैं ताकि रिएक्शन हो. एंड उसके बाद हम उसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को जो है वो डालते हैं. वहाँ एक बेल बनी होती है, एंड उसमें हम डालते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को, सैंपल वाले, एंड उसके बाद उसमें हम करंट पास करते हैं. देन आप सबको पता है डीएनए का जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है. निगेटिव क्यों होता है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से. तो जो डीएनए का चार्ज होता है वो हमेशा निगेटिव होता है. देन वो डालते भी हम डीएनए को निगेटिव साइड में ही है, डीएनए सैंपल को. देन जब करंट पास होता है तो वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, करंट मूवमेंट होता है. और वो करंट मूवमेंट होते टाइम जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं फ्रेगमेंट्स. तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से बताऊंगी मैं. फर्स्ट देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. DNA fragments are separated based on their size by using agarose gel.
तो क्या होता, सपोज दैट कि वो मशीन है एंड मशीन के शीट पे यहाँ पे ये एग्रोस जेल डाल के फ्रीज हो गया एंड ये बेल्स हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं बेल्स हैं, यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाला गया एंड इसके बाद अब यहाँ पे हमने 122 वोल्ट का करंट पास किया। तो जब वो करंट, यहाँ नेगेटिव साइन है एंड इधर पॉजिटिव साइन है, तो जब ये करंट के साथ नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड आते हैं तो ये इस तरीके से आते हैं एंड इसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। ये यही इसी प्रोसेस में हमें पता चल जाता है, सपोज दैट ये हमारा जो सैंपल मिला है वो है, ये डीएनए वाला सैंपल है, देन हमें जिन जिन पे डाउट है, जो जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं कि ये क्राइम इन्होंने किया है, उसका डीएनए कलेक्ट करके हम यहाँ पे डालते हैं। सपोज दैट सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 एंड सस्पेक्ट 3। देन जब वो पॉजिटिव नेगेटिव करंट के साथ, करंट फ्लो में डीएनए नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करता है, देन यहाँ पे सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। जो डीएनए फ्रेगमेंट सैंपल वाले डीएनए फ्रेगमेंट के साथ एकदम उसी पोजीशन में, उसी लेंथ के साथ फ्लो करेगा, वहीं पता चल जाता है कि ये सैंपल इस सस्पेक्ट के साथ मैच कर गया है एंड ये क्राइम इसने किया है। तो यहाँ पे ये सपोज दैट सस्पेक्ट का सैंपल वाला जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो यहाँ पहुंचा, सेम लेंथ में सस्पेक्ट 3 का सपोज मार्क कर लेते हैं ऐसा कि सस्पेक्ट 3 का भी डीएनए फ्रेगमेंट साथ में सेम लेंथ सेम पोजीशन में फ्लो किया, देन हम मान लेंगे कि हमारा सस्पेक्ट 3 जो है वो क्या है, क्रिमिनल है। तो ये बट क्योंकि ये जेल प्रोसेस है, सॉरी बिकॉज ये जेल पे हो रहा है, तो ये जो एग्रोस जेल होता है वो बहुत ही वीक होता है, मतलब वो टूट सकता है। जब हम उसको जो प्रूफ है हमारा, हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो इतना वीक एंड फ्रजाइल होता है कि टूट सकता है, तो हमारा जो सारा मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है सदन ब्लॉटिंग। ठीक, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ऑल डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइज यूजिंग एग्रोस जेल। सभी डीएनए पे चार्ज ऑफ डीएनए इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप PO4 3-। DNA is added at negative end in gel electrophoresis machine and current flow from negative to positive, and by this process DNA are separated। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि ये वीक है, हमें प्रूफ को अच्छे से रखना है संभाल के, ताकि हम अच्छे से प्रूफ कर सकें। उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्टेप 5 सदन ब्लॉटिंग। सदन ब्लॉटिंग में क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन्ड ऑन जेल इज ब्लॉटेड इन नाइट्रोसेलुलोज पेपर और नाइलॉन मेम्ब्रेन। ब्लॉट मतलब छापना या इम्प्रिंट लेना। ठीक है, सपोज दैट कि ये हमारा जेल का फ्रिज में, मतलब ये हमारा एग्रोस जेल का प्लेट है जिसपे डीएनए फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। अभी क्या है, ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर है जिसे नाइलॉन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सपोज दैट ये क्या होता है कि इस पे जाकर के इस तरीके से सेम वेट के साथ सेम पोजीशन पे रख दिया जाता है इस तरीके से, और इसके बाद हम इसे अलग कर लेते हैं। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पे थे जेल पर, वो सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स के प्रिंट्स क्या आ जाते हैं यहाँ पे, यानी नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे आकर के छप जाते हैं। यहाँ से उठ के इस पे आ जाते हैं, छप जाते हैं, इम्प्रिंट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है 5th में। तो यहाँ पे क्या होता है, because all gel are weak and fragile and DNA has more affinity for nitrocellulose paper। ये आपका रेड वाला शीट दिख रहा है, आप समझ लीजिए कि ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर है। ये ग्रीन वाला ये पोर्शन क्या है,
जेल वाला, जहाँ पे डीएनए सेपरेट हो चुके हैं। देन ये जैसा मैंने भी आपको बताया कि जेल पे नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर को रखते हैं और अलग करते हैं, तो जो डीएनए जेल पे थे वो सारे इम्प्रिंट होके नायलॉन पेपर शीट पे यानी नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर आ जाते हैं। ठीक है, ये होता है। अभी कहीं कहीं क्वेश्चंस आ जाते हैं ब्लॉटिंग के बारे में कि सदर्न ब्लॉटिंग कहाँ यूज होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कहाँ यूज होता है एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कहाँ पे यूज होता है। देन हम रिप्लाई करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग, जैसा कि हम यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो डीएनए में यूज होता है। तो जब भी डीएनए के लिए कोई टेस्ट हो रही है या इम्प्रिंटिंग हो रही है, देन हम यूज करेंगे हमेशा सदर्न ब्लॉटिंग। तो डीएनए के सदर्न ब्लॉटिंग यूज होता है हमेशा फॉर डीएनए पर्पस। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हमेशा यूज होता है फॉर आरएनए पर्पस एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग हमेशा यूज होता है फॉर प्रोटीन। तो इस तरीके से जब हमें प्रोटीन के इम्प्रिंट या आरएनए के इम्प्रिंट लेनी होती है, देन जो ब्लॉट हम यूज करते हैं डीएनए के लिए सदर्न, प्रोटीन के लिए वेस्टर्न एंड आरएनए के लिए नॉर्दर्न। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे दोनों सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जो अक्सर काफ़ी क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं। लाइक डीएनए प्रिंटिंग में जो कौन सा प्रोसेस होता है जहाँ पे डीएनए सेपरेट होते हैं। देन आप बोलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब उसमें पूछ सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा जेल यूज होता है। देन आप बोल सकते हैं एगारोस जेल होता है। आप अब इसमें बोल सकते हैं कि डीएनए को इम्प्रिंट करने के लिए कौन सा ब्लॉट यूज होता है, सदर्न ब्लॉट यूज होता है, सदर्न ब्लॉटिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमेशा आ सकते हैं। कभी क्वेश्चन आए डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, डीएनए हैव ऑलवेज नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप PO4 3-। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। आगे मैंने अभी आपको बताया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप में कि जो डीएनए होते हैं, सैंपल वाले डीएनए, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो में मूवमेंट करते हैं, देन जिसकी वजह से डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि डीएनए सेपरेट हो चुके हैं बट हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले हम इम्प्रिंट लेते हैं, यानी कि हम उसका नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे इम्प्रिंट ले लेते हैं। इम्प्रिंट लेने के बाद हम ये दोनों प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू हम जो प्रूव हुआ है, जो डीएनए सेगमेंट्स हैं, जो पता चल रहा है जिसकी वजह से सस्पेक्ट एंड सैंपल का मैच हो रहा है, उसका हम प्रूफ कलेक्ट करते हैं एंड डॉक्यूमेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट बना करके उसको देन हम पेश करते हैं। तो इम्प्रिंट लेने के बाद स्टेप 6 में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि प्रोब हम ऐड करते हैं। इस जो हमारा पेपर है जिसपे हमने इम्प्रिंट लिया है नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर, उस पे हम प्रोब ऐड करते हैं। प्रोब क्या है, प्रोब जो है वो एक डीएनए स्ट्रैंड का फ्रेगमेंट ही होता है, बट हम उस पे रेडियो एक्टिव के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। तो प्रोब को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीएनए स्ट्रैंड फ्रेगमेंट। ठीक है, तो इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब इज प्रिपेयर्ड, देन प्रोब इज डीएनए, प्रोब क्या है, प्रोब है डीएनए स्ट्रैंड फ्रेगमेंट विद रेडियो एक्टिव। देन क्या होता है, जो बैंड है यानी ये जो फिल्म है हमारी पेपर, तो बैंड इज फ्लडेड विद प्रोब, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड्स विद प्रोब एंड फॉर्म डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसमें क्या होता है, जब हम प्रोब जो हमारा है उसमें हम ऐड करते हैं, तो देन क्या होता है कि जो डीएनए, क्योंकि प्रोब भी एक डीएनए ही है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारा ये सारा डीएनए है सेपरेट हुआ नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे, उस पे कॉम्प्लीमेंट्री ये जाके अटैच हो जाते हैं हर एक डीएनए से। तो क्या वो सिंगल स्टैंडर्ड सेपरेटेड डीएनए थे सैंपल एंड सस्पेक्ट्स के,
इस पे हमारा जो प्रॉब है रेडियो एक्टिव डीएनए स्ट्रैंड फ्रेगमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री जाके अटैच हो जाते हैं। हमने प्रॉब डाला, देन वो कॉम्प्लीमेंट्री जाके हर एक डीएनए स्ट्रैंड से अटैच हो गया। अटैच होने के बाद जो एक्सेस है यानी जो एक्स्ट्रा प्रॉब्स हैं पड़े हुए, उसे हम वॉश कर देते हैं, जिससे हमें नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे क्लीन डीएनए डबल डीएनए स्टैंडर्ड के इम्प्रिंट्स मिल जाते हैं। तो अभी क्या सिंगल सेपरेटेड डीएनए जो स्ट्रैंड से सैंपल एंड सस्पेक्ट्स के प्रॉप के बाद वो डबल स्टैंडर्ड हो गए प्रॉपर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फोटोग्राफी। जब हम डीएनए का प्रिंट निकाल रहे होते हैं देन हम यूवी रेज का यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं एक्सरे फिल्म के लिए। तो फोटोग्राफी प्रोसेस में होता है, जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर है जो यहाँ रेडी हो गया पूरी तरीके से, उसको हम एक्सरे में डाल के उसका एक्सरे फिल्म निकालते हैं, यानी एक्सरे फोटो इमेज निकालते हैं। एंड DNA band due to radioactive probe gives photographic image on X-ray film। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव प्रॉब है तो एक्सरे फिल्म में जाके कैप्चर्ड हो जाती है, एंड जहां जहां डीएनए है, जहां जहां प्रॉब जाके अटैच्ड हुआ है, तो एक्सरे फिल्म के थ्रू वो फोटो निकल के आ जाती है। मतलब जो हमारे डीएनए सैंपल्स हैं, प्रॉब जो है क्या होता है, कैप्चर हो जाता है एक्सरे मशीन में, एंड प्रॉब्स क्योंकि डीएनए से जाके अटैच होके डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म कर चुके थे, तो वो फोटो एक्सरे फिल्म पे आ जाती है। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है कि ये डीएनए अगर मैच कर रही है, जो हमारे सस्पेक्ट्स की डीएनए है, अगर सैंपल वाले डीएनए से मैच कर रहा है, देन जो भी सस्पेक्ट है, अगर उससे सपोज दैट सस्पेक्ट 2 का डीएनए मटेरियल हमारे सैंपल डीएनए मटेरियल से मैच कर गया, देन क्राइम प्रूव हो जाता है, क्रिमिनल भी पता चल जाता है कौन है सस्पेक्ट 2, देन केस सॉल्व हो जाती है। इन केस अगर मैच नहीं करता है हमारा सैंपल डीएनए किसी भी सस्पेक्ट से, देन आगे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होती है। तो ये है पूरा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रोसेस कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, किस बेसिस पे होता है, फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कौन है, सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या है, एंड स्टेप्स क्या होते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक में। एंड क्योंकि फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एलेक्स जैफरी को बोला जाता है, तो हमारा इंडिया भी पीछे नहीं किसी से भी चीज़ में, जाहिर सी बात है, भले ही थोड़े लेट आते हैं। तो क्या हुआ, तो इंडिया में फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोला जाता है या माना जाता है डॉक्टर लालजी सिंह को। डॉक्टर लालजी सिंह ने भी इंडिया में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया, क्या यूज करके, क्रैट स्नैक, बैंडेड क्रैट स्नैक जो होते हैं फीमेल, उसका वाई क्रोमोसोम का यूज करके इन्होंने भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट प्रूव किया था इंडिया में। दैट्स वाई इन्हें इंडिया का फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग माना जाता है, डॉक्टर लालजी सिंह को। ये क्वेश्चंस भी अक्सर आ जाते हैं। तो होप्स आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी, कोई भी डाउट हो। और अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक हो जो आपको मुझसे जानना है, आप वो भी कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसे वीडियोस में अपलोड ज़रूर करूंगी इजी वे में, जितने भी इजी तरीका हो सकता है उसमें, कि सब कुछ क्लियर हो जाए आसान तरीके से। तो अगर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जितना भी हो सके प्लीज़ शेयर करें। जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे देन मैं मोटिवेट होती हूँ और अच्छे से अच्छा तरीका, आसान से आसान तरीके से पूरा बल्क ऑफ नॉलेज आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हेल्दी एंड कीप स्टडिंग।